गुजरात एटीएस ने 300 किलो ड्रग्स बरामद किया। आपको बता दें, गुजरात एटीएस की मदद से बोट को पकड़ा गया। गुजरात की खबर है, 1800 करोड़ की ड्रग्स से भरी बोट को पकड़ा गया है। गुजरात के समुद्र में कोस्ट गार्ड का बड़ा ऑपरेशन ये देखने को मिला है। तो एटीएस ने 300 किलो ड्रग्स बरामद किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एटीएस की मदद से बोट को पकड़ा गया और ये गिरफ्तारी भी हुई है। 1800 करोड़ की ड्रग ये बताई जा रही है और ये बोट में थी ड्रग जिसे पकड़ा गया। गुजरात के समुद्र में कोस्ट गार्ड का ये बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। शिक्षा जिससे बच्चों का भविष्य संवरता है, बच्चों के आने वाले कल को बेहतर करने की नींव शिक्षा के जरिए ही रखी जाती है। लेकिन क्या हो अगर इसी शिक्षा के नाम पर आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगे? जी हां, स्कूल माफिया अलग अलग तरीकों से आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कहीं किताबों के जरिए खेला जा रहा था तो कहीं पर ड्रेस के जरिए। कोई अपनी अपनी मोनोपोली बनाना चाह रहा है तो किसी जिले के स्कूलों में हजारों शिक्षक नहीं हैं। आज स्कूल माफिया के खेल को करेंगे उजागर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिक्षा के नाम पर मनमानी, पेरेंट्स पर पड़ रही है भारी। राम भरोसे बच्चों की पढ़ाई, किस किस की लापरवाही। ऑपरेशन स्कूल माफिया। स्कूल का नया सत्र शुरू होते ही बच्चों की पढ़ाई को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं किताबों का खेल देखने को मिल रहा है तो कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, तो कोई गरीब छात्रों की सीट खा रहा है। कई स्कूल कोर्स और ड्रेस के नाम पर माता पिता से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के कटनी जिले की, जहां बदहाल स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जानने न्यूज 18 की टीम जिले के 6 स्कूलों का जायजा लेने पहुंची। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल थे। इस दौरान हमें पता लगा कि यहाँ स्कूलों में भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है। खुद जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने इस बात को माना कि जिले में 1990 स्कूलों में 23,860 शिक्षकों की कमी बनी है। कई तरह से अभियान चला करके अतिशेष शिक्षकों को हटाकर उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया को अपना करके ये तमाम प्रक्रियाएं अपना करके हमने शिक्षकों की पूर्ति जो है पद पूर्ति की थी। कुछ हमारे ज़िले में नए चयनित शिक्षक भी आए थे, उनके द्वारा भी विद्यालयों में उनकी पदस्थापना की गई, लेकिन फिर भी अभी शिक्षकों की कमी है। एक तरफ कटनी में शिक्षकों की कमी है तो इधर छतरपुर और सतना के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबरें भी सामने आ रही हैं। सतना में नामी स्कूल किस कदर शिक्षा के मंदिर को गोरख धंधे का केंद्र बना रहे हैं। कई पुस्तक विक्रेता और स्कूल अपनी मिलीभगत के चलते अपनी मोनोपाली चला रहे हैं। इधर छतरपुर में कोर्स और ड्रेस के नाम पर नामचीन स्कूल पेरेंट्स से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। मामले के उजागर होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है और साथ साथ समानांतर अम्बेडकर जयंती आज है और इसी पर अलग अलग जगह पर ये बड़ा आयोजन किया गया है और श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन के प्रांगण में आयोजित हो रहा ये भव्य समारोह बड़ी संख्या में इसी बात का साक्षी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आज है और प्रेरणा इसी का मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में दिग्गज पहुंचे हैं। यहाँ समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों की आंखों में बाबा साहेब के लिए सम्मान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और राहुल प्रेम गांधी को भी आपने देखा, बखूबी देखा जा सकता है। साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि कांग्रेस दी जा रही नेता राहुल गांधी जी, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी भेंट अर्पित करते हुए। बहुजन हित हो तेरा, बहुजन सुख हो तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा। बहुजन हित हो तेरा, बहुजन सुख हो तेरा, मेरा तो कुछ भी। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है और दिग्गजों का जो मामला आप देख पा रहे होंगे, दिग्गज नेता पहुंचे हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पूरे देश भर में धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। पूरे ही देश भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम रखे गए हैं। भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी संविधान का वास्तुकार भी माने जाते हैं। वो भारत के यहाँ सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि हैं। समाज सुधारक भी हम कहे देख जाते सकते रहे हैं हैं। छोटे बच्चों से लेकर पीएम बुजुर्गों नरेंद्र तक, मोदी पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन चाहे अर्पित महिला करते हो, आपको नजर आए। चाहे पुरुष हो, राहुल गांधी की सब मौजूदगी यहाँ यहाँ पर उपस्थित है। रही। कई विपक्षी नेता साथ ही साथ सत्ता पक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं पहुंचे हैं, ओम बिरला पहुंचे हैं। संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती पर, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम रखे गए हैं। एमपी में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से नफरती पत्थर फेंककर शांति के टापू में अशांति फैलाने की कोशिश की गई और इस बार गुना में बवाल हुआ। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर यहां जुलूस निकाला गया था और इसी दौरान कर्नलगंज इलाके में जुलूस पर पथराव हुआ, जिसके बाद 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़े। मामले में पुलिस ने 9 को गिरफ्तार भी किया। अब सवाल है कि गुना में हुई हिंसा क्या एक सोची समझी साजिश थी? गुना में किसने भड़काई हिंसा? जलूस आगे निकल गया, उसके बाद ये घटना हुई है। हम ऊपर खड़े थे, सोच ने पत्थर देख के हम लोगों को पत्थर मारा। और कैसे हुआ पथराव? किसका था प्लान? नौ गिरफ्तार और कितने गुनहगार? संबंधित प्रकरण में अपना सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर प्रकरण में गिरफ्तारी की है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन गुना में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और इन सवालों के बीच अब गुना के गुनहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसे हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा रास नहीं आई, किसे डीजे की आवाज इस कदर चुप गई कि उसने लोगों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। कल देर शाम जिस तरीके से हनुमान जयंती के चल समारोह पर जो पथराव हुआ था उसके अवशेष अभी भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, देख सकते हैं कि एक माता का मंदिर और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी वो पत्थर पड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ फेंके गए थे। सीधे तौर पर ये कहें कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने का प्रयास यहाँ किया गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था कि आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? आया जलूस आ रहा था, जुलूस के बाद अगल बगल वालों ने पथराव करा। वो
हमारे जो बच्चे लोग थे यहाँ, हम लोग नहीं थे, हमारा चल रहा था प्रोग्राम टेकरी पे, पानी वानी की जो व्यवस्था करते हैं, और जो लेडीज वगैरह थी हमारी, इनने पथराव करा है। तो बड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। जुलूस निकलने के बाद भी उन लोगों ने हमला किया, मंदिर में हमला किया, और हमारे मतलब जो बच्चे थे वो बच गए हैं, भाग भाग के बचे हैं। जुलूस आगे निकल गया, उसके बाद ये घटना हुई है। मंदिर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, मंदिर तक पे पथराव किया है सर। और भी कुछ आंटी, ये अभी भी पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, उस वक्त क्या स्थिति थी यहाँ पर? आप यहाँ पे जुलूस तो आगे बढ़ गया था, पत्थर पड़े ना उनमें, तो वो तो डर की वजह से आगे बढ़ गए। उसके बाद में इन मंदिर में, ये सामने वालों ने, अगल बगल वालों ने, सबने पत्थर मंदिर में फेंके, हम लोगों पे फेंके पत्थर। तो सुना आपने, जुलूस पर पथराव करने वालों ने केवल शोभा यात्रा को ही नहीं बल्कि मंदिरों को भी निशाना बनाया। इस बीच आप इन पत्थरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थरबाजों की आखिर क्या मंशा रही होगी। इस बीच जब स्थानीय पार्षद से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी वारदात सुनियोजित है। समारोह पर जिस तरीके से पथराव हुआ था, आखिर क्या स्थिति बनी थी, हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय पार्षद गब्बर जी मौजूद हैं। सर, क्या परिस्थिति बनी? आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे, साथ में क्या हुआ, क्या था? हुआ क्या, उनकी तो इच्छा है कि जुलूस निकलना बंद हो जाए, प्लानिंग से बैठे थे सब, वही किया है उनने जो पहले से करना था उनको। पूरी सी यानी कि पूरी तलवार, जो पत्थर मत्थर, कट्टा बट्टा सब लेके बैठे थे, वो तो पहले से प्लानिंग से थी। हैरानी की बात यह है कि आखिर एक शोभा यात्रा के निकलने पर इतनी नफरत क्यों उपद्रवी इस कदर बौखला गए कि लोगों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। इसके लिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव पर हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच शोभा यात्रा कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंची, जहां कुछ लोगों को डीजे की आवाज इस कदर चुभने लगी कि उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुना में हुई पत्थरबाजी को लेकर अब लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। हम तो ये चाहते हैं जिन जो मारा है उनको बुलडोजर चलना चाहिए, पूरे यहाँ से लेकर पूरे कंडीलगंज में जोन गैर कानूनी जगह पे इन्होंने जो मकान और जो मस्जिद पे उस भी 1.5 से 5 फीट तक वो भी गैर कानूनी में बनाई गई है, उस पर भी बुलडोजर चलने चाहिए। और जो आमीन होटल वाला है जिसने पत्थर पहले उसने किया था, उसकी दुकान पे पूरी न रस्टी है न कुछ, उस पर भी बुलडोजर चलने चाहिए। नए वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और इस मामले में सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। तो वहीं हैदराबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। मैं गांधी की तरह इस कानून को मानता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कैसे बोल सकते हैं तुम? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं। तबका खड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। ये हंगामा, ये जुबानी जंग कई घंटों की चर्चा और बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। बाद में राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। वक्फ का कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम समाज में इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके और कुछ लोगों और संगठनों के एकाधिकार को समाप्त करके पूरे मुस्लिम समाज को उनका हक दिया जा सके। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में साफ तौर पर बताया कि ये कानून क्यों जरूरी है। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। इस बीच में कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम नेता वक्फ कानून के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अधिकतर संगठन और नेता कह तो रहे हैं कि वो कानून के रास्ते से ही समाधान चाहते हैं, लेकिन जुमे के दिन वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग को भड़काया गया। सड़कों पर प्रदर्शन तक तो ठीक था,
लेकिन बाद लोगों की हत्या और निजी के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता सरकार इस तरह के बवाल को बढ़ावा दे रही है। आम इंसान खासकर मैं आभारी हूँ। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। AIMIM के सदर असदुद्दीन का बीजेपी पर आरोप है कि मुसलमानों पर यह कानून थोपा जा रहा है। भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविजन रखती है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में लोगों के मारे जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु अफसोस जता रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सड़क पर हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए। वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।